दोस्तों, डॉक्टर जुनैद साहब एक मशहूर मुसन्निफ हैं। इससे पहले हिंदुस्तान से मुतालिक उनकी किताब सामने आई थी और उसके बाद फिर बांग्लादेश के हवाले से जो तारीखी हक़ाइक़ और अफ़साने हैं उसके हवाले से इनकी किताब सामने आई थी, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान की अफ़वाज दाखिल हुई तो वहाँ पर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई बंगालियों के ख़िलाफ़ और कत्ले-आम वगैरह हुआ, तो उसकी उन्होंने तहक़ीक़ पर बहुत अच्छी किताब लिखी। एक पहलू मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, उसकी अलर्जी के हवाले से, बांग्लादेश बनने के हवाले से ये है कि बिहारियों की वहाँ नस्ल कुशी हुई, तो उस पर इन्होंने किताब लिखी 1971, मशरक़ी पाकिस्तान में बिहारियों की नस्ल कुशी। तो ये हाल ही में किताब सामने आई है, बहुत अच्छी किताब है। फजली सन्स उर्दू बाजार कराची से बासानी आपको दस्तयाब हो सकती है। शुरू के अंदर डॉक्टर जुनैद साहब ने बंगाल की पूरी तारीख जरा बयान की। 190 साल तक तकरीबन ये अंग्रेजों के और हिंदुओं के तसल्लुत रहे, तो इनके अंदर जो आज़ादी है और जो जद्दोजहद है उसका जो है वो नेचुरल एक फेनोमेना जो था वो पाया जाता था। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी जद्दोजहद की और हिंदुओं के खिलाफ भी जद्दोजहद की। आज़ादी के लिए मुख्तलिफ तहरीकें इनके यहाँ उठती रही हैं, दीनी तहरीकें भी उठती रही हैं और सियासी तहरीकें भी उठती रही हैं। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, इन्होंने इसमें बिल्कुल इंसाफ से काम लिया है और ये बताया है डॉक्टर जुनैद साहब ने कि पाकिस्तान बनने के बाद भी बांग्लादेश जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जो मशरक़ी था पाकिस्तान के साथ, तो उसके साथ माशी हवाले से कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी मगरबी पाकिस्तान की जो कि दुरुस्त नहीं थी। मसलन मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ जिन्होंने लिखी है। ये लिखी है कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो 1955 में जब मगरबी पाकिस्तान और तमाम को मिला के 1 यूनिट बना दिया गया, और जाहिर है कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो कुव्वत और ताकत थी, सियासी कुव्वत और ताकत थी, उसको कम करने की कोशिश की गई। तो उस वक्त भी हालत ये थी कि पाकिस्तान में वो 62% आमदनी पैदा करता था। 62% आमदनी पैदा करने के बावजूद जो कौमी बजट था पाकिस्तान का, उसमें से सिर्फ 30% ही हासिल कर। जाहिर है कि अब आप अंदाजा लगाएं कि जो खित्ता ऐसा हो कि जो इतना ज्यादा आपको फंड बजट का एक बहुत बड़ी मकदार में पैसा दे रहा और उसको कम पैसा मिल रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता माशी महरूमियाँ मिलेंगी ही। और 60% गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी का जरिया था, लेकिन सिर्फ उसे 25% हिस्सा मिलता था। निजी शोबे पर भी जो बंगाली जो थे वो मकामी लोगों के बजाय जो है वो बिहारियों की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो नफरत थी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ या पंजाब के साथ बंगालियों की, वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती रही। और चूंकि उसमें वो बिहारी जो थे वो थोड़ा सा एक तरह से प्रिविलेज थे और वो उनको फायदा था थोड़ा सा, तो इस तरह बंगालियों की जो नफरत थी वो भी बिहारियों के साथ, क्योंकि बिहारियों ने भी हिजरत की थी सुबह बिहार से 1947 के अंदर वो यहाँ के आबाद हुए थे, तो इसीलिए बिहार से बिहारी कहलाते थे। तो वो यही समझते थे बंगाली की ये भी बाहर के आए हुए लोग हैं, और रियासत पाकिस्तान से जो लोग हुकूमत करने आते हैं वो भी बाहर के लोग हैं। इसी तरीके से फौज और इंतजामिया में जो इनको वो भी बहुत कम इनका रेशो था। सिर्फ 1970 के अंदर मुसल्लह फौज में जो है बंगालियों का जो हिस्सा था वो सिर्फ 15% से कम था। और फिर रियासती अशराफिया जो थी वो बंगालियों की वो पढ़ी लिखी अशराफिया थी, उसका कोई एक पढ़ी लिखी अशराफिया भी थी बंगालियों की जो कि बनाई गई थी, और उसको वो एक तरह से कमांड करती थी, रूल करती थी, और नीचे के जो बंगाली थे गरीब उनसे उनका कोई वास्ता नहीं था। और जो रियासती अशराफिया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मशरकी मगरबी पाकिस्तान की थी, उसके अंदर पंजाबी महाजर और पठान वगैरह थे, बंगाली सिंधी बलूची और दीगर ग्रोह जो थे उनको जो है उनकी ज्यादा हिस्सा इसके अंदर नहीं मिलता था। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के निजी शोबे के हवाले से भी यही था। फिर उसके बाद जाहिर है कि जब ये महरूमियाँ बढ़ती हैं तो दूसरों को मौका मिलता है, तो फिर भारत ने रेशा दवानियाँ शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेशा दवानियाँ शुरू हुई, और उसके बाद फिर वहाँ अलर्जी के जो जज्बात थे वो परवान चढ़ते रहे। जब परवान चढ़ते रहे तो फिर उसको कुछ लीडर भी मैसर आ गए। फिर आपको याद होगा कि 1968 के अंदर तकरीबन गालिबन मुझे अगर याद पड़ता है तो 1968 में मुजीबुर रहमान ने कराची के अंदर ही ये 6 नुकात पेश किए थे जब गुफ्तगू हुई, और उस पर उसको कोई एतराज नहीं किया गया था। फिर वो उसकी तरवीज और इरशाद भी हुई, फिर उस पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, फिर इलेक्शन लड़ने के बाद वो एक मेजॉरिटी में भी आ गए। फिर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब थे, उनकी सीटें कम थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज के साथ वो वजीर आजम बने। लेकिन जाहिर है कि जो जमहूरी सिस्टम था उसमें तो मुजीबुर रहमान साहब का हक था उस वक्त। लेकिन बहरहाल उस वक्त फिर भुट्टो साहब का क्या नेक्सस बना पाकिस्तान की रियासत के साथ, मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ, और फिर वहां पर फौजी मदाखलत हुई। तो फौजी मदाखलत जब हुई तो फौजी मदाखलत के बाद जहां पर बंगालियों की नस्ल कुशी हुई होगी, जरूर हुई होगी, और उन पर जुल्म जरूर हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो मुक्ति बानी थी जिसको भारत ने बहुत
ٹرین کر دیا تھا، تربیت کر دی تھی، اور پھر بہت سارے جو پاکستان کے فوجی جو تھے، جو بنگالی تھے، وہ بھی یہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک فوج بنا لی تھی، اور پاکستان سے لڑنے کے لیے، اس وقت پاکستانی افواج سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے پھر کام جو کیا وہ پھر بہاریوں کا بھی قتل عام کیا، جہاں انہوں نے ریاست پاکستان کو، ریاست پاکستان کی مشینری کو، اس کی افواج کو نقصان پہنچایا، وہاں انہوں نے بہاریوں کو چھوڑا۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے صوبہ وائز، علاقہ وائز، ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں کتنے کتنے بہاریوں کو انہوں نے قتل عام کیا اور کیا کیا داستانیں کی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی حوالے ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ باہر کے حوالے ہیں، جو کہ غیر جانبدار حوالے ہیں۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے دے دیا ہو، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بہاریوں کے خلاف جو کارروائیاں تھیں بنگالیوں کی، وہ بھی کس طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں ایک پہلو مشرقی پاکستان کا یہ تھا کہ وہاں پر بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہاں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بہاریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ تو اگر بنگالیوں کے ساتھ زیادتی کی ریاست پاکستان نے، اس کی اشرافیہ نے، بقول بنگالیوں کے مجیب الرحمان صاحب کے، تو بہاریوں کے ساتھ کس نے ناانصافی کی؟ جو وہاں رہ رہے تھے، جو پرامن طور پر رہ رہے تھے، ان کو کس نے زندہ جلایا، ان کے گھروں کو کس نے آگ لگائی، ان کے سامان کو کس نے لوٹا، ان کو کس نے وہاں سے بھاگنے میں مجبور کیا؟ یہ ظاہر ہے کہ بنگالی تھے۔ تو دونوں طرف سے ایک طرح سے تاریخ بڑی برہم ہوتی ہے، تاریخ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، تاریخ کو ون سائیڈڈ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ جہاں بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا، بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا ملک بن گیا 1971 کے اندر، 50 سال اس کو بھی ہو گئے، لیکن جہاں وہاں پر بہاریوں کے ساتھ جو ہوا، اور آج بھی وہ کیمپوں میں ہیں، وہاں پہ جو پاکستانی بہاری ہیں وہ کیمپوں میں ہیں، جو پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جانا چاہیے، اور آج تک پاکستان نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بنگالیوں نے بھی ظاہر ہے کہ ان کے تو اپنا ملک ہے، وہ کیوں کریں گے؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ظلم ہوا، اور دونوں طرف کے ظلم کو بیان کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب نے بہت مبسوط، بہت ڈیٹیل کتاب لکھی ہے تفصیل کے ساتھ، 1971 مشرقی پاکستان میں بہاریوں کی نسل کشی۔ یہ چھاپی ہے AJA پبلشر نے، کراچی سے ہی چھپی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب فضلی بکسن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کراچی میں اردو بازار سے۔ ضرور پڑھیے اس کو، تاریخ کے دونوں پہلو۔